नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और हम हैं 4 एंकर और इस वक्त 4 बज रहे हैं। 40 खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे। और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पिता नंद कुमार बघेल से मुलाकात की है। उनके पिता अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अस्पताल उनसे हालचाल जानने की फोटो भी जारी किया है। नामांकन से पहले उनसे अस्पताल में मुलाकात हुई थी। सीएम ने यह लिखा, चुनाव की गहमा गहमी में व्यस्त रहे, लिहाजा उनसे मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। अब उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही ये भी कहा कि उनकी जिजीविषा मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा रही है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और ये फोटो भी जारी किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अब 4 बजे 40 खबरों के सिलसिले को। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक हुई है। प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैच ने 41 कांग्रेस प्रत्याशियों की आज बैठक ली। बता दें कि कल 39 कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक होगी। इस दौरान मतदान के बाद की स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। चारों तरफ से वही आवाज़ है जो हम पहले भी कहते थे। हमने जो काम किया, लोगों ने उस बात को पहचाना है, माना है और सब तरफ से जो रिपोर्ट है हमारी कांग्रेस पार्टी की, बहुत बढ़िया ढंग से खड़गे जी के आशीर्वाद से, राहुल जी के आशीर्वाद से, सोनिया जी के, प्रियंका जी खुद आई, सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बढ़िया ढंग से बनेगी। तो मतदान का प्रोसेस संपन्न हो चुका है। सभी 90 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब मंथन का दौर चल रहा है और फीडबैक लेने के लिए अब मीटिंग बुलाई गई है। प्रत्याशियों को बुलाया गया है कि मीटिंग लेकर के किस तरह का फीडबैक वहां से है और इसके अब कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस को हार का डर है इसलिए मंथन हो रहा है, तो कांग्रेस से कह रही है कि नहीं, अब बेहतर तरीके से फीडबैक लेने के लिए असेसमेंट चल रही है। जी, रायपुर के राजीव भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अमीन मेनन ने उनको हटाने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं के साथ केशकाल प्रत्याशी संत राम नेताम भी मौजूद रहे हैं और लगातार अब यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है, विवाद की शक्ल लेता जा रहा है। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन है। कमलनाथ ने निवास पर जन्मदिन का जश्न मनाया। कमलनाथ को शुभकामनाएं देने के लिए हजारों कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे। जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बयान भी अपने जन्मदिन पर दिया है। कमलनाथ ने चुनाव परिणाम को लेकर हालांकि ये बयान दिया और कहा कि 3 दिसंबर का वेट किया जाए। कहीं वोटिंग पर्सन बनने घटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सभी फालतू बातें हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी कहा है कि मैंने सभी जगह से अधिकारियों की लिस्ट मंगवाई है, जहां भी गड़बड़ी हुई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रुक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा, एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते हैं शराब बट रही है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। सेजबहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और सील करने के बाद ये स्ट्रांग रूम अब सीधे 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही खुलेंगे। इधर एमपी में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। भोपाल की 7 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे 96 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। पोलिंग के बाद वोटिंग मशीनों को लाल परेड ग्राउंड से पुरानी जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया और इस वोटिंग मशीन्स को 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के लिए खोला जाएगा। ईवीएम मशीन की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रखा गया है। स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी से लैस करने के साथ ही इसके बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इन वोटिंग मशीनों को 3 दिसंबर के रोज मतगणना के लिए दोबारा खोला जाएगा। प्रत्याशियों के अलावा यहां किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। इधर मतदान खत्म होने के बाद ग्वालियर में भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम को जमा किया गया। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे गए हैं। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही ग्वालियर जिला पुलिस बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो वहीं निर्वाचन और प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। जांजगीर चांपा के 46 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और यहां बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करा दी गई। मतदान संपन्न कराकर वापस लौटे कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिला। जांजगीर चांपा के 20, सकलतरा के 15 और पामगढ़ के 11 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। तो मतदान खत्म हो गया है और सभी प्रत्याशी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रत्याशी के द्वारा घर घर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है, वोटिंग को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। सभी प्रत्याशियों की निगाहें अब मतगणना के तारीख पर हैं। प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट भी सांवेर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मतदान के बाद वो अपने घर पर ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दिखे। तुलसी सिलावट का कहना है कि जिस तरह से मतदान में प्रतिशत बढ़े हैं, उससे बीजेपी की सरकार बननी तय है। छत्तीसगढ़ में कल हुए मतदान के बाद अब सभी को मतगणना का इंतजार है, लेकिन मतदान के बाद प्रत्याशी काफी रिलैक्सिंग मूड में हैं। बात करें पाटन के भाजपा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल की, जो सुबह होते ही अपने रूटीन में लग गए। इधर सुबह से उनके घर में मिलने जुलने वालों की भी भीड़ रही। वहीं उनकी पत्नी रजनी बघेल ने कहा कि आज कई दिनों के बाद वो काफी आराम से जागी और फुर्सत से घर के काम निपटा रहे। तो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब वोटिंग संपन्न हो चुकी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और अब इंतजार है 3 दिसंबर का, यानी कि परिणाम का। तो सियासी खबरों के बाद अब रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। राजनांदगांव के धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तो तेजी देखी जा रही है, मगर धान के उठाव की रफ्तार काफी धीमी है। पिछले साल के मुकाबले 17 नवंबर तक महज 4% धान का ही उठाव हो पाया। वहीं परिवहन व्यवस्था सुस्त होने की वजह से धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही बायोमेट्रिक मशीन में किसानों के अंगूठे के निशान मैच नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से धान खरीदी प्रभावित भी हो रही है। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट मैच ना होने पर किसानों के आंखों के जरिए भी पहचान मिलाई जा रही है, मगर अब तक 12,563 किसानों से 5,15,343 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, मगर परिवहन और दूसरी दिक्कतों की वजह से महज 4% ही धान उठाव हो पाया है। तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े सड़क हादसे की खबरें आज निकल के सामने आई। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुरैना की है, जहां कार ने मतदान दल की बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 कर्मचारी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तस्वीर सिवनी की, जहां अज्ञात वाहन ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी। बाइक पर ये दोनों सवार थे। हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नागपुर रेफर किया गया है। मतदान का काम निपटाकर ये भी वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो हादसे की खबर निकल के सामने आई। मतदान संपन्न कराने के बाद कल टीमें वापस लौट रही थी। तो इस वक्त मुरैना की तस्वीर आपको हमने दिखाई और सिवनी में भी ये 2 हादसे की खबर आने की गनीमत रही कि ना जान का नुकसान हुआ और ना ईवीएम मशीन को नुकसान पहुंचा। तो लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने NH30 पर आने वाले केशकाल घाट की सुध ली है। 18 नवंबर से केशकाल घाट से दादरगढ़ तक जो सड़क है उसकी मरम्मत का काम शुरू होगा, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान भारी मालवाहक वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। केशकाल एसडीओपी भूपेत सिंह धनेश्वरी ने IBC 24 को बताया कि 18 से 30 नवंबर तक मरम्मत का काम चलने के चलते छोटी कार और बसों की इस रूट से आवाजाही करेंगे। वहीं जगदलपुर से रायपुर जाने वाले ट्रक और ट्रेलर मालवाहक वाहनों का डाइवर्ट कर दिया गया है और ये वाहन केशकाल से विश्रामपुरी, बोराई होते हुए धमतरी और रायपुर जा सकते हैं। तो वहीं रायपुर से जगदलपुर जाने वाले वाहन डाइवर्ट रूट से माकड़ी से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर से कोंडा गांव जाते हुए जगदलपुर जा सकते हैं। घाट बहुत जर्जर हो गया है, जिसके कारण आए दिन गाड़ियां खराब होती है और जाम लगते जा रही है। इसी के लिए अभी 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पेच रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा
इस बीच में बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट करते हुए विश्रामपुरी चौक से नगरी सिहावा होते हुए रायपुर की ओर रवाना किया जाएगा। तो ये खबर खासतौर पर उन लोगों के लिए थी जो आगामी कुछ दिनों में बस्तर की ओर जाने वाले हैं। आप इस खबर का ध्यान रखिएगा क्योंकि रूट काफी डाइवर्टेड है, तो जानकारी जुटा लीजिएगा। इस वक्त रुक कर रहे हैं गरियाबंद का, जहां पर मैनपुरी इलाके में नक्सलियों ने मतदान के दौरान पोलिंग पार्टी को उड़ाने की कोशिश की है। मतदान के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के एक जवान जोगिंदर सिंह घायल हुए, बाकी जवान बाल बाल बच गए। वहीं घायल जवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर धमाके के बाद आईटीबीपी जवानों ने पोलिंग पार्टी को रूट बदलकर जिला मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाया। बता दें कि धमाके के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे ये जवान और आज इन्हें राजकीय सम्मान के साथ में सलामी दी गई और उसके बाद में इनके गृहग्राम इनके शव को रवाना भी कर दिया गया है। भिंड की बात करते हैं। भिंड में कांग्रेस के एजेंट के घर में घुसकर हमले का मामला सामने आया। दरअसल पोलिंग बूथ डंप करने से रोकने पर दलित युवक पर हमला किया गया था। इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट कर घर में आग लगाई गई। अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर बीजेपी को वोट नहीं देने पर आग लगाने का आरोप है। इस मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने थाने में धरना भी दिया। थाने के सामने धरना दिया गया और इस मौके पर पुलिस पहुंची। कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया है। इंदौर में सिंधी कॉलोनी विवाद का मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि सिंधी कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई थी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी इस मामले में। शहडोल में चुनाव ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। शहडोल मुख्यालय में काम करते समय मृतक अधिकारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और अब खबर कश्मीर से, जहां पर पुलिस और सेना के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। यहां एनकाउंटर में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए, जबकि राजौरी में 1 आतंकी को सेना ने मार गिराया। इस दौरान आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक के सभी ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी मशीनों से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी नाकाम रही। टनल के भीतर फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए खाना और दवा लगातार पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, रेल विकास निगम के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह भी ली जा रही है। बता दें कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन सुबह 4 बजे टनल का 60 मीटर का हिस्सा अचानक ढह गया था, धंस गया था। यह हादसा टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर के भीतर हुआ है। निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर की है, जिसका 4 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 853 करोड़ की लागत से सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। अगली खबर पुणे से, जहां पर ग्रिल में बच्चे का सिर फंस गया। दरअसल अपार्टमेंट की बालकनी के ग्रिल में खेलते वक्त बच्चे का सिर उसमें फंस गया और घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रिल काटकर बच्चे को बाहर निकाला। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम आदित्य ठाकरे समेत उद्धव गुट के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोअर परेल ब्रिज उद्घाटन मामले में केस दर्ज किया गया है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीएमसी ने अवैध उद्घाटन की शिकायत की थी। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। कल क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैच से पहले बड़े इवेंट की तैयारी भी हो चुकी है। अहमदाबाद में भव्य एयर शो की तैयारी है। वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एयर शो का रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि कल होने वाले फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी।
तो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बस एक दिन बचा है। पूरा देश टीम इंडिया को एक नए इतिहास रचने के पल का इंतजार कर रहा है और इसके लिए देश भर में जगह जगह अपने स्तर पर तैयारियां भी हो रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सचिन तेंदुलकर और धोनी तक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी खास तौर पर न्योता दिया गया है इस मुकाबले के लिए, चूंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही यह फाइनल मुकाबला खेला जाना है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीमें पहुंच चुकी हैं। आज टीम इंडिया ने यहां पर नेट प्रैक्टिस भी की है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के आसपास जो साबरमती नदी है वहां पर भी साज सजावट की गई है। और यूपी से भी तस्वीरें निकल के सामने आई, मुरादाबाद में, जहां पर बाकायदा केक शॉप में पूरी तरह से जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं सबके नाम से अलग अलग केक यहां पर तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में किन्नरों का समूह है जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फोटो लेकर पूजा करते नजर आए और जश्न भी उन्होंने मनाया। कामना की है कि टीम इंडिया इस बार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। तो एक तरफ वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ देश भर में छठ पूजा का उत्साह भी अब नजर आने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से संबंध रखने वाले लोग इस त्योहार को खास तौर पर मनाते हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाई के साथ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भोपाल में छठ पूजा के सामूहिक आयोजन 50 से अधिक स्थानों पर किए जाएंगे। शहर के प्रमुख घाटों के साथ ही कई कॉलोनियों में भी अस्थायी घाट का निर्माण किया गया है जहां पर पूजा पाठ होंगे। वहीं 19 नवंबर को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और दीपदान किया जाएगा। भोजपुरी एकता मंच की ओर से शीतलदास की बगिया में 2100 दीपों से दीपदान भी किया जाएगा। इसी प्रकार खटलापुरा, 5 नंबर शिवाजी नगर, यहां इन घाटों के साथ ही कई घाटों पर दीपदान और आतिशबाजी होगी। बात करेंगे यूपी अपडेट की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने राजस्थान के आहोर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं ज्यादा दी हैं, जहां के पीएम मोदी ने समाधान किया है। यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। इंटरमीडिएट की 2 चरणों में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि पहला चरण 25 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। दूसरे चरण में वाराणसी मंडल की परीक्षा विज्ञान वर्ग के अलावा गृह विज्ञान, भूगोल के छात्र देंगे। राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना किसी अधिकार के खान पान के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर यूपी में प्रतिबंध लग सकता है। 4 दिनों के लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए से हो गई है। यूपी में भी छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने विधि विधान के साथ नहाय खाए की पारंपरिक रस्म निभाई। व्रती महिलाओं ने सुबह जलाशयों और घरों में स्नान करने के बाद खाना खाया। शनिवार को खरना से निर्जल उपवास शुरू करेंगी। रविवार की शाम को सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो यूपी अपडेट के बाद अब कुछ और खबरें विस्तार से। मतदान के बाद प्रत्याशी रिलैक्स मोड पर यहां पर नजर आ रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार आज सुबह अपने घर पर समर्थकों के बीच समय बिताते नजर आए और कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा भी किया, जिसे लेकर सतीश सिकरवार से बातचीत की है IBC 24 संवाददाता नासिर कौरी ने। प्रत्याशियों की आपने चुनाव के दौरान भागदौड़ देखी थी, लेकिन अब मतदान हो गया है और उसके बाद आप रिलैक्स मूड में देखिए। ग्वालियर के मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे ग्वालियर पूर्व विधानसभा से, अपने समर्थकों के साथ में, अपने लोगों के साथ में हैं सतीश सिकरवार जी। और देखिए आप बैठे हुए हैं, अपने साथ के लोग हैं जो उनके साथ में हर पल रहते हैं, उनके साथ में बैठे हुए हैं और किस तरह से उनका अब दिन गुजर रहा है, अल सुबह कैसी हुई है, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, अमूमन कैसे सुबह होती थी और आज की सुबह में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अमूमन सुबह जैसे होती थी वैसे ही हुई है।
और आज थोड़ा सा 1-8 घंटे विलम्ब हुआ है और नहा धो के तैयार होकर पूजा पाठ करके नाश्ता करके अपने कार्यालय पे बैठ के जनता की समस्याओं को सुनना और जनता की समस्या का समाधान करना और कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनसे फीडबैक लेना। किस तरह का फीडबैक आ रहा है? कार्यकर्ताओं से अच्छा फीडबैक मिल रहा है और जनता का अपार समर्थन कांग्रेस पार्टी को मुझे मिला है। मैं ग्वालियर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहता हूँ कि उन्होंने प्यार इसने इतना भरपूर दिया है कि जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन आपका मुकाबला तो महल से था, यानी कि माया सिंह जी थी, वो मामी हैं सिंधिया जी की, और उसके बाद उनसे मुकाबला, तो कितना चैलेंज भरा था ये मुकाबला? कोई चैलेंज नहीं था किसी प्रकार का। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद अपने साथ है। लेकिन लगता तो होगा ना कि महल है, सिंधिया जी लगातार फोकस किए हुए थे, उन्होंने अपने समर्थक का टिकट कटवा दिया, उनको दिलवा दिया, लगातार वो सभाएं कर रहे थे। चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो महल को पता ही है कौन में किस तरह से महल की कुदर हुई। अब कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। अब जो गरीब आदमी की श्रद्धा थी पहले, अब गरीब आदमी खुद ही इनको नकार चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बात कही है, यानी कि कहा है कि भले ही वो टिकट महल का था लेकिन अब लोग महल को पसंद नहीं करते हैं, और कई सारी बातें भी उन्होंने बड़ी बात कही हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इसी के साथ 4 बजे के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।